हेलो, कैसे हो आप लोग सब। इससे पहले 2-3 वीडियो है कॉमन सब्जेक्ट की। ठीक है। उनमें 60 से 70% सिलेबस कवर हो चुका है। इस वीडियो में जो थोड़ा बहुत बचा है 20% टाइप, वो सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये 3-4 वीडियो देख लोगे तो आपका सी में ए ग्रेड आ सकता है। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सी में ए चाहिए या सी में सी चाहिए। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। द एम ऑफ एनसीसी आर मेनली थ्री फोल्ड, यानी 3 टाइप का एम होता है एनसीसी का। ठीक है। क्या है, फर्स्ट क्या है इसमें, टू डेवलप फॉलोइंग क्वालिटी इन कैडेट। ये जो क्वालिटी दे रखी है, करेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, ये सारी क्वालिटी एक एनसीसी कैडेट में क्या फीड करनी है, डालनी होती है। ठीक है। उसको ग्रूमिंग करनी होती है, ये है। और सेकंड क्या, टू क्रिएट ए ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ, ये है दूसरा गोल। ठीक है। थर्ड है, टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट conducive to motivating young Indian to choose the armed force as a career। ठीक है। ये 3 टाइप के कैरी, ये क्या है, एम है एनसीसी के। ठीक है। ये कब बनी थी एनसीसी, कब एग्जिस्टेंस में आई थी, तो देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रेजेंट डे एनसीसी formally come into existence on 15 जुलाई 1948। अगर डेट आ जाती है तो क्या है, 15 जुलाई 1948। कौन से एक्ट के थ्रू आई थी ये, थ्रू कितना, 31 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द एनसीसी हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। कौन होता है इसका, लेफ्टिनेंट जनरल या उसके इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट तो नहीं, ये लेफ्टिनेंट जनरल ही रहता है आर्मी का। ठीक है। बाकी जो डायरेक्टरेट होते हैं उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं उनमें कौन रहता है, मेजर जनरल और उसके इक्विवेलेंट। आर्मी का तो मेजर जनरल हो गया, एयरफोर्स के उसके इक्विवेलेंट और नेवी के उसके इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका हेड होगा जो, ठीक है, वो सिर्फ आर्मी का ही रहता है, वो रहता है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है। एनसीसी इज स्टाफ्ड बाय द फॉलोइंग। एनसीसी में कौन कौन से स्टाफ रहते हैं ये आपको पता ही होना चाहिए, पता होगा भी। तो क्या है, रेगुलर ऑफिसर रहते हैं। ठीक है। ये है WTLO, होल टाइम लेडी ऑफिसर, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है। ANO, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, हु आर प्रोफेसर एंड टीचर, जो स्कूल वाले होते हैं मास्टर जी, वो होते हैं ANO। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर GCI फ्रॉम एनसीसी, ये जो सी सर्टिफिकेट वाली SW रहती है वही मैक्सिमम रहती है। परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है। सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर एंड सी मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है। और ये सिविलियन स्टाफ, बाकी जो सिविलियन स्टाफ रहता है, इतने टाइप का ये स्टाफ रहता है एनसीसी। नेक्स्ट, द एनसीसी कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, ब्रिगेडियर ML रावत इन 1948। कब की गई थी, 1948 में इसके द्वारा ब्रिगेडियर ML रावत। ही वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ फादर ऑफ एनसीसी, उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एनसीसी, बाय देन डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको कहा था। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नर जनरल एंड ऑन 15 जुलाई 1948। ठीक है। ये आगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइडेड ओवर द फंक्शन ऑफ राइजिंग द फर्स्ट एनसीसी यूनिट एट दिल्ली। कब, कहाँ पे आई थी, दिल्ली पे, ऑन लास्ट संडे ऑफ नवंबर 1948। जो हर साल हम एनसीसी डे बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं, लास्ट संडे ऑफ नवंबर 1948। इस दिन क्या हुआ था, ये जो फर्स्ट यूनिट है एनसीसी की वो नई दिल्ली में बनी थी। ठीक है। आधे बंदों को तो ये पता नहीं होगा कि एनसीसी डे हम कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट एनसीसी की यूनिट बनी थी वो बनी थी लास्ट संडे ऑफ नवंबर, इसलिए हम जो नवंबर का लास्ट संडे होता है उसमें उस दिन क्या बनाते हैं, एनसीसी डे बनाते हैं। ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965,
बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, एनसीसी कैडेट वर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एनसीसी के जो कैडेट थे उनको क्या थे, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया गया था, ठीक है, उनसे काम दिया गया था। तो आफ्टर 1971 जो 71 का वार हुआ था, जो तजुद्दीन अहमद बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 1972 में बांग्लादेश ने अपना नाम क्या रखा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तब इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। द एनसीसी इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल डीजी एंड ऑफिसर ऑफ 3 स्टार रैंक, ठीक है। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंटिन्यू एज द फॉलोइंग। डायरेक्टरेट कितने रहते हैं इसमें, 17 डायरेक्टरेट हैं। कंपनी छोड़ो, ये नहीं है। चलो ये देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप जो होता है उसको पहले क्या कहा जाता था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनआईसी कैंप बोला जाता था एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप को। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स ए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल्स ऑफ कंट्री। जो भाईचारा की भावना होती है ना, वो किससे होती है, नेशनल इंटीग्रेशन से होती है, मतलब सब लोग इकट्ठे मिलकर रहे। फैक्टर आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, वो कौन से हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिक फेनेटिज्म, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इमोरलिटी, रीजनलिज्म। ये सारे क्या है, जो फैक्टर है नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंक्लूड द फॉलोइंग की एलिमेंट। नेशनल सिक्योरिटी का जो है, ये जो चीज है ये नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, गवर्नेंस, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्स, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीज क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनको क्या अफेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या है, एम्यूनेशन .22। जो एम्यूनेशन .22 है वो किसकी बनी होती है, लेड एंड कॉपर की, ठीक है, लेड और कॉपर की। इसका कैलिबर या डायमीटर जो होता है, जो मजल का, ये .22 है क्या, मजल का डायमीटर, ठीक है, या .22 जो गोली होती है, जो बुलेट होती है, उसका डाया, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं और उसको क्या है .22। जैसे इंसास है, इंसास का क्या है 5.56, ठीक है, वो क्या है, इसका डाया है, ठीक है, या कैलिबर है। 7.62 ये क्या है, ये SLR का क्या है, कैलिबर है या मजल का डाया है, वो है, ठीक है। जो ये नंबर रहता है उसका कैलिबर रहता है, मजल का या गोली का, ठीक है। वेट, लेंथ कितनी है, जो ये 45 किसका लेंथ है, ये 45 मार्क 4 की है, 43 डिलक्स की है। वेट कितना है 3.93 और 2.72 ये किसका है, ये डिलक्स का है, ये है मार्क 4 का। मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, 10 है डिलक्स की, 5 है, 10 है मार्क 4 की और 5 है डिलक्स की। बुलेट है किसकी बनी होती है, लेड और कॉपर की। जो लेड कहाँ पे होता है, जो मेन बुलेट होते हैं जो लगती है ना आदमी के, वो होती है लेड की बनी हुई, और जो खाली खोखा होता है वो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। सफाई के लिए चिंदी का जो साइज होता है वो 4x1.5 होता है, और ऑयल के साथ कितना होता है, 4x1 होता है। शॉर्ट रेंज फायरिंग जो होती है वो 25 यार्ड में होती है, उसके लिए जो टारगेट लगता है 1x1 का लगता है। हाउ टू लोड ए राइफल, राइफल को कैसे लोड करते हैं, जो .22 या डिलक्स राइफल है उसमें क्या कैसे लोड कर रहे हैं, एक गोली लेंगे और उसको जो मैगजीन का चैम्बर है जो राइफल का, उसमें ऐसे डायरेक्ट डालते हैं, ठीक है। हमने जो राइफल एम्यूनेशन है, जो बुलेट है, वो यहाँ पे रख दी तो मतलब वो लोड हो गया ना। उसके बाद लोड होने के बाद क्या करना है, सिर्फ ट्रिगर, जो ट्रिगर है उसका, उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस कर दिया तो मतलब गोली चल जाएंगी, ठीक है। लोड करने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर चैम्बर के हमने अंदर गोली भर दी, ठीक है। जो मैनुअल वाली है उसमें तो मैनुअल से भरते हैं, जो ऑटोमेटिक वाली है उसमें क्या
को करते ही उसमें ऑटोमेटिक गोली आ जाती है। इंसास क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है, और इसका ये 5.56 क्या दे रखा है, इसका जो कैलिबर है वो होता है। एवरी पर्सन परसीव वन सेल्फ इन थ्री एस्पेक्ट, कोई भी बंदा अपने आप को तीन तरह से देखता है। द परसीव सेल्फ मतलब द वे वी सी दैट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, मतलब जो हम अपना आपको देखते हैं। द रियल सेल्फ मतलब द वे वी ट्रूली आर, जो हम है। और क्या, द आइडियल सेल्फ मतलब जैसा हम बनने चाहते हैं। द वे वी वुड लाइक टू बी इन दैट एरिया, मतलब उस एरिया में हम कैसे बनना चाहते हैं। जैसे ये इसमें क्या है, ये पैदा है तो ये क्या अपने आप को क्या देख रहा है, ये अपने आप को मिरर में एज ए किंग देख रहा है। ठीक है, सब बंदे अपने आप को देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। ठीक है, अब सबके अपना अलग अलग नजरिया होता है, एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट फॉलोइंग एटीट्यूड। क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट फॉलोइंग एटीट्यूड। क्या क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग में, ओपन माइंडनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, परसिस्टेंस होता है, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी होती है, इंटर कल्चरल सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 10 कोर लाइफ स्किल, जो आपकी बुक में दे रखी है। वो कितनी लाइफ स्किल दे रखी है, कोर लाइफ स्किल दे रखी है, 10 दे रखी है। वो कौन सी है, सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोपिंग विद इमोशन एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। ये क्या है, लाइफ स्किल है, कोर लाइफ स्किल। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग शेपिंग पर्सनैलिटी। ये जो फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से हैं। हेरिडिटी है, सेल्फ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, लाइफ सिचुएशन, पास्ट एक्सपीरियंस, ड्रीम एंड एम्बिशन, सेल्फ इमेज, वैल्यू। ये सारी क्या है, हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको शेप करते हैं। हमें जैसे जो हम हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। देर आर 3 वे ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी जो हम थॉट है, जब हमारे विचार है, हमारे विचार किसी दूसरे को समझाना या बताना। ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन। हमारी बात कुछ भी हो, हमारा मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, वो क्या है, एक क्या कम्युनिकेशन है। वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप के होते हैं, अग्रेसिव, पैसिव, असर्टिव। ठीक है, अग्रेसिव कौन सा होता है, जो अपने आप को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है। पैसिव क्या होता है, जो कुछ नहीं बताता। ठीक है, जो सही बात है वो भी नहीं बता पाता। असर्टिव क्या होता है, जो सब कुछ सही सही बताता है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनवेल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और लिसनिंग। ये तीनों क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कुरिकुलम विटे, सीवी। ठीक है, सीवी का अगला दूसरा नाम क्या होता है, रिज्यूम। रिज्यूम भी बोलते हैं सीवी को, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इनमें से कौन सी की, अगर आप स्ट्रेस में आ जाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, डीप ब्रीथ लोगे। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक क्या होता है, डीप ब्रीथ, आराम से सांस लो और फिर थोड़ा रेस्ट करो। फिर क्या, टाक इट आउट, टेक ए ब्रेक, क्रिएट इट क्वाइट प्लेस इन योर माइंड, पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, लाफ, मैनेज योर टाइम, नो योर लिमिट, डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज। ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रेस को रिलीज करती है। हैव ए गुड क्राई, रोना भी क्या है, स्ट्रेस रिलीज में आता है, हंसना भी आता है। लुक फॉर द गुड थिंग अराउंड यू, टॉक लेस लिसन मोर। ये सारी स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। स्टेज प्रेजेंस मतलब स्टेज पे कैसे जा रहे हो, अगर ठीक ठाक रहोगे तो ही आप, अगर ऐसे ही चले जाओगे तो आपका ध्यान अपने के अंदर ही रहेगा, कुछ बोल नहीं पाओगे, है ना। वॉइस कंट्रोल, टोन, पिच हायर या लो है, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, बराबर सही होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, डिलीवरी, ठीक है, जो मैसेज आप देना चाहते हो वो। स्पीक स्लोली एंड डेलिबरेटली,
pause between line ideas, lines, carefully articulate and pronounce your words, avoid filler sound like ah, vary the pitch and volume of your voice, audience relations, trait that are पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू ए लीडर आर गिवन बिलो। जो ट्रेट होते हैं, जो गुण होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, क्या क्या होनी चाहिए एक लीडर में। अलर्टनेस, अलर्टनेस मतलब जो अपॉर्चुनिटी आ जाती है उसको कैच कर लेना, ठीक है। इधर से जा रही है अपॉर्चुनिटी और तुमने उसको देख लिया और कैच कर लिया तो तुम क्या अच्छे लीडर हो। अगर तुम्हारे पास से ऐसे ही गुजर गई तुम मतलब अच्छे लीडर नहीं हो, ठीक है। ये होता है अलर्टनेस। बेरिंग मतलब वो कैसा पहनावा पहनता है, कैसा रहता है, ठीक है। कोरेज मतलब सांस की, मतलब किसी भी कितने भी स्ट्रेस में तुम कैसे बिहेव करते हो, वो क्या होता है कोरेज। डिसीजन है मतलब कैसे तुम स्ट्रेस के अंदर कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लेते हो। डिपेंडेबिलिटी मतलब दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। इंड्योरेंस मतलब तुम कोई भी काम करने में कैसे हो, ठीक है। तुम ऐसे तो नहीं हो कि आधा काम में बोलते हो नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। एक बार ठान लिया तो मतलब ठान लिया, वो होता है इंड्योरेंस। एंथुसियाज्म मतलब कैसे करते हो, रो धो के करते हो या हंसी से करते हो, हंस के करते हो। इनिशिएटिव मतलब कोई तुम्हें बोले तब तुम करो, या तुम बिना किसी को बोलने के ना, बिना किसी सुपरवाइजर के कोई काम करते हो, ठीक है। वो होता है इनिशिएटिव लेते, मतलब किसी के कहने से पहले तुमने उसको शुरू कर दिया, इनिशिएटिव ले लिया है, ठीक है। लीडर की क्वालिटी होती है इंटीग्रिटी, जजमेंट, ठीक है, जस्टिस, नॉलेज, लॉयल्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब एक इसमें लीडर में होने चाहिए। A study of human history has given as 3 factors which help motivate any person। किसी बंदे को मोटिवेट करने के लिए, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। वो कौन से कारण होते हैं? ये होते हैं मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। मटेरियल मतलब क्या होता है? पैसा। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? तर्क होता है, ठीक है, कैसी उसकी सोच है। स्पिरिचुअल क्या होता है? धार्मिक, ठीक है। कोई कुछ काम कर रहा है तो धार्मिक मतलब उसका धर्म है, उसमें बोला गया उसके हिसाब से। नेक्स्ट है प्लेटो, देर आर 4 कार्डिनल वर्च्यू और ह्यूमन वैल्यू। जो प्लेटो है उसके अनुसार ये उसने 4 ये वर्च्यू दिए हैं, जो किसके? ह्यूमन वैल्यू के, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? प्रूडेंस क्या होता है? टू मेक राइट डिसीजन। जो डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या प्रूडेंस आता है। करेज, टू स्टे कोर्स एंड रेसिस्ट टेम्पटेशन ऑफ ऑल काइंड। सेल्फ कंट्रोल, टू subordinate passion, emotion and feeling to fulfill mission at hand। justice, to give every individual his due, ठीक है। At his composition were chosen by 2 nations as national anthem, ठीक है। कौन थे ये? इसका नाम बताना आपको। कौन क्या है? उसके जो कंपोज किया था उन्होंने, जैसे जन गण मन, अपना जो राष्ट्रगान है जन गण मन, एंड बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। ये दोनों उसने लिखे हैं। और द श्रीलंकन नेशनल एंथम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क। जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो भी उसके जो वर्क था उसके से इंस्पायर्ड हुआ है, ठीक है। तो इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस। क्यू क्या मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। आपने बहुत बार सुना होगा ना आईक्यू, आईक्यू। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। डिफीट एंड फेलियर आर समटाइम नेसेसरी स्टेप ऑफ विक्ट्री। ये किसने किया था? कहा था लाला लाजपत राय ने। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज वल्नरेबल इन वेरिंग डिग्री टू ए लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। 58.6% ऑफ इंडियन लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक। कितने परसेंट है? 58.6% क्या है? अर्थक्वेक किसके प्रोन है, मतलब वहां पे चांस रहता है अर्थक्वेक आने का। और मॉडरेट टू वेरी हाई, मॉडरेट टू वेरी हाई के लिए। जो कोस्टल लाइन है इंडिया की वो कितनी है? 7516 किलोमीटर। उसमें से क्लोज टू 5700
क्या प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामी, इतने में साइक्लोन और सुनामी आने का चांस ज्यादा है। 68% ऑफ कल्टीवेबल एरिया इज वल्नरेबल टू ड्रॉट, ठीक है, मतलब सूखा, कितने परसेंट में सूखा था, 68% में सूखा आने के चांस रहते हैं। हिली एरियाज आर एट रिस्क फ्रॉम लैंडस्लाइड, जो हिली एरिया उसमें लैंडस्लाइड है, लंचे आते रहते हैं। इंडिया आल्सो हैज ए लैंड ऑफ हैड ए हिस्ट्री ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, इतना सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है, हिस्ट्री भी बहुत है, तो इसलिए यहाँ पे एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ जो टीम है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। जो डिजास्टर है वो, उसका मतलब क्या होता है, एक ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक, जिसमें डिस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, बेड, और अस्टर का मतलब होता है स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन 23 December 2005 the government of India took a defining step by enacting the Disaster Management Act of India, which is the certain of the National Disaster Management Authority, ठीक है। ये एनडीएमए कब बना था, 23 दिसंबर 2000 पर, हेडेड बाय, किस, कौन हेड करता है इसको, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है, इज वन ऑफ द पॉइंटर इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। द एनईसी इज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द एनडीएमए, क्या, एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये एनडीएमए की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एंड इज मैंडेट टू असिस्ट द एनडीएमए, इसको क्या, एनडीएमए का क्या करना होता है, असिस्ट करनी है हर काम में, जो भी करेगा प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करना है। एनडीएमए क्या था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनईसी क्या, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनआईडीएम क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो ड्रॉट होता है, जो सूखा होता है, वो कैसे माना जाता है, इफ और अबाउट 2 वीक, यानी 2 सप्ताह तक अगर देयर इज लेस देन 0.2 mm ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब 2% अगर बारिश होती है, 2% से कम, तो वो क्या माना जाता है, एक सूखा घोषित कर दिया जाता है सरकार द्वारा। कितने दिनों में, 2 वीक, मतलब 15 दिन के अंदर। अगर 2% से कम बारिश होती है तो वो ड्रॉट है, सूखा है। द एनईसी विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय एनडीएमए, द ऑर्गेनाइज organize various action group of strength cadet under no orchestra। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज वेरियस एक्शन ग्रुप ऑफ स्ट्रेंथ 20 to 30 कैडेट अंडर एनओ एंड पीआई स्टाफ, इस पे दोबारा एक ग्रुप बनाया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीसी कैडेट का। आगे क्या, द फॉलोइंग 3 एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ फायर एंड इट्स कंटिन्यूएशन। आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, सफिशिएंट हीट, और क्या, कम्बस्टिबल और बर्नेबल मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है, ये होना चाहिए, हीट होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, और ऑक्सीजन होनी चाहिए, तीनों होगी तब आग लगेगी, ठीक है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो आग बुझेगी, जिस मेथड से ये आग बुझेगी, एक्सटिंग्विश होगी, वो कौन सा है, स्मोथरिंग। अगर टेम्परेचर हटा दें तो कौन सी होती है, कूलिंग। अगर जो ये सॉलिड है, लिक्विड, गैस और कोई भी मटेरियल हटा देंगे तो वो कौन सी होगी, स्टारवेशन होगी। फायर फाइटिंग पार्टी कितनी है, ये हाउस फायर पार्टी 2 है, ये हाउस फायर और ऑक्सिलरी फायर सर्विस, ठीक है। हाउस फायर पार्टी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन who carry stirrup pump and water bucket. They act as fire watcher and work under the order of the warden. 1 steel helmet and 1 whistle per member are used as personal equipment. ये देख लेना। Auxiliary fire service क्या था, this consists of 8 person with trailer pump which can throw water and fire from a distance. The member of this service are drawn from the होम गार्ड से रहते हैं।
ये दो पार्टी है, हाउस फायर पार्टी एंड ऑक्सिलरी फायर सर्विस। जो ये कोरोना हुआ था, कोरोना, तो वो क्या थी, एक पेंडेमिक थी, महामारी थी, ठीक है। इसका इलाज क्या था, सबको वैक्सीन लगाया गया था ना, वैक्सीनेशन हुआ था। तो ये क्या है, पेंडेमिक अगर आ जाती है तो उसका इलाज क्या होता है, वैक्सीनेशन, ठीक है। और वो क्या होती है, डिजास्टर में ही आती है। पेंडेमिक क्या है, एक डिजास्टर है। There are generally three accepted methods identified for conduct of social service which are as under। जो सोशल सर्विस है उसके कितने हैं, 3 एक्सेप्टेड मेथड है। वो कौन से सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 है। इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये देखते हैं। एमजी नरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें से किसी के भी फुल फॉर्म आ सकती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, इनकी ये किसी की भी फुल फॉर्म आ जाएगी कि इसका एनएसएपी की फुल फॉर्म क्या है, पीएमजीएसवाई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये देख लेना। संसद आदर्श ग्राम योजना। एनएफबीएस क्या है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। एनएमबीएस क्या है, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी ऑफ 66.5% ऑन हाउस लोन अवेल्ड बाय द बेनिफिशियर फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर। कितने परसेंट पर लोन दिया जाता है इसमें, 6.5%। कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 इसकी एज लिमिट है और कितने रुपए मिलते हैं, 2 लाख रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन सी है, इसमें 3 स्कीम दे रखी है। अटल पेंशन योजना, इसमें क्या 18 से 40 साल के जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो जितने मंथली अपने कटवाएंगे, ठीक है, 1,000 2,000 3,000 उसी हिसाब से उनको पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पीएमजेजेबीवाई, इसमें क्या 18 से 50 साल के एक जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 330 रुपए इनको देना होता है और ये 2 लाख रुपए इनका एक्सीडेंट का मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान रखना, पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये देख लेना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। इसमें जो बीमा योजना, इसमें 18 से 70 साल के लिए 12 रुपए देते हैं एक साल में, और क्या एक्सीडेंट में कितने मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे। इनमें ये एज और ये कितने मिलेंगे ये तो नहीं है, इनकी क्या है, फुल फॉर्म ही आ सकती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओ, एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ को क्या बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, एनजीओ। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, देखना। ये क्या क्या काम करती है, ब्लड डोनेशन, अडल्ट लिटरेसी, एंटी डाउरी, एंटी लिटरेसी, एंटी ड्रग ड्राइव, टी प्लांटेशन, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये सारे काम करती है एनजीओ। स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। कहाँ पे, राजघाट न्यू दिल्ली में। किसने शुरू किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो एनसीसी वो कब आया था, ये कब करती है, साल में एक बार करती है ना। स्वच्छता ड्यूरिंग स्वच्छ पखवाड़ा, जो स्वच्छता पखवाड़ा होता है वो कब आता है, 1 से 15 अगस्त, ठीक है, 1 से 15 अगस्त को ये मनाती है स्वच्छता पखवाड़ा। इस पहली बार कब शुरू हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था। द कैडेट टू प्लेज टू डेवोट एटलीस्ट 2 आवर्स, कहते हैं 2 आवर्स एवरी वीक टुवर्ड स्वच्छता। हाउ डज HIV एड्स स्प्रेड, HIV और या एड्स कैसे स्प्रेड होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंज फॉर इंट्रावेनस ड्रग यूज, ड्रग यूज के लिए जो सिरिंज यूज करते हैं वो मदर टू चाइल्ड में,
स्किन पियर्सिंग जो टैटू वैटू बनाते हैं उससे, और ओरल रूट से, इन सब से HIV या एड्स स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है पोक्सो एक्ट। पोक्सो का क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। कब आया था? 2012 में आया था, नवंबर 2012 में। द एक्ट जेंडर न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, दोनों के लिए बराबर है। डिफाइन ए चाइल्ड एज, इसके अंडर में 18 साल का भी जो भी है उसको एक चाइल्ड माना गया, ठीक है, 18 ईयर। चाइल्ड अब्यूज कैन बी फॉलोइंग, ये चाइल्ड अब्यूज क्या क्या है? फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, और चाइल्ड नेग्लेक्ट, ये क्या है? सेक्सुअल अब्यूज के, ये चाइल्ड अब्यूज के अंदर आते हैं। चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया, ए नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज कंडक्ट इन 2006 बाय मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर फाउंड दैट 5 to 12 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन हु आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ, कितने? जो 5 से 12 साल का जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन के, है ना। और 50% ऑफ चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज के लिए कितने हैं? 50%, और एंड 53% चिल्ड्रन रिपोर्टेड फेसिंग सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज कितने? 53%। फिजिकल अब्यूज है 50%। ये है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं आधार। आधार क्या? फॉर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन एंड इट्स कनेक्टिव डिजिटली। ये इसको कौन लागू करता है? UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, है ना। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। भीम ऐप है जो वो किस पे है? UPI पे है ना, बेस है। वो क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। मेक इन इंडिया टू इनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया फॉर इनकरेजिंग न्यू बिजनेसमैन। स्किल इंडिया फॉर स्किल ट्रेनिंग स्कीम। मुद्रा बैंक, इसमें 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, तरुण लोन, किशोर लोन, ठीक है। शिशु में 50,000 है, इसमें 5 लाख तक है, इसमें 10 लाख तक है। प्रोवाइड क्रेडिट टू MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। मेक इन इंडिया स्कीम इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज बिल्ट ऑन 4 पिलर विच आर, ये 4 पिलर पे बेस है मेक इन इंडिया। कौन से? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। ये 4 पिलर है मेक इन इंडिया के। नेक्स्ट क्या? देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थ्रेट आर वायरस, क्या क्या? वायरस, पासवर्ड अटैक, स्पाईवेयर एंड की लॉगर, एडवेयर, ट्रोजन, रैंसमवेयर। ये क्या क्या है ये बता रखे हैं मैंने एक वीडियो में, फिर भी। रैंसमवेयर क्या है? आपको हैक कर लेंगे, मोबाइल हैक कर लेंगे या कंप्यूटर हैक कर लेंगे, फिर उसके लिए रैंसम मांगते हैं, मतलब पैसे मांगते हैं। ट्रोजन क्या है कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। एडवेयर मतलब क्या है? एड देन, अगर कोई आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आ जाए तो ये बहुत सारी ऐड दिखाता है। स्पाईवेयर क्या है? ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी करता है। देर आर 3 प्राइम टारगेट फॉर अटैकर फॉर मोबाइल डिवाइस। मोबाइल जो डिवाइस होते हैं उसमें जो अटैकर हो गए वो क्या क्या चुराएंगे? डाटा, आइडेंटिटी एंड अवेलेबिलिटी। टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप: इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जनरल रूल्स ऑफ फर्स्ट एड इन कैजुअलिटी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अगर कोई अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, उसको सांस नहीं आ रही, कुछ उसको होश नहीं है, तो आप क्या करोगे? मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हेड टर्न टू वन साइड, पुल आउट हिज टंग, ठीक है, इसको जो जेब है उसको बाहर निकालोगे। लूजन द क्लॉथ, इंश्योर फ्रेश एयर, इफ ब्रीथिंग हैज स्टॉप्ड और इज इरेगुलर स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। Keep the air passage clear. Nothing should be given by mouth. Remove false teeth if any. Next है ये obstacle का. Each obstacle is placed at the
डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 फीट। स्ट्रेट बैलेंस में क्या है, इट इज ए वुडन स्लैब ऑफ 3 इंच थिक। कितने 3 इंच थिक है, 4 इंच वाइड है, 12 फीट लॉन्ग। ग्राउंड से कितनी है, 1.5 फीट अबव द ग्राउंड। क्लियर जंप क्या है, इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट बार ऑफ 18 फीट। 18 फीट का है। दिस वुडन बार इज प्लेस्ड 2 फीट अबव द ग्राउंड। कैंडिडेट हैज टू जंप ओवर इट। जिग जैग बैलेंस क्या है, इट इज ए जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुडन बार विच इज 18 फीट इन लेंथ एंड 3 इंच इन विड्थ। तो ये जो शुरू में इसकी हाइट रहती है वो 1.5 फीट रहती है और लास्ट में कितनी रहती है, 3.5। राइट एंड लेफ्ट हैंड वॉल्ट क्या है, ये दिस वुडन स्लैब इज 3.5 फीट अबव द ग्राउंड एंड 18 फीट लॉन्ग। कितने फीट लॉन्ग होती है, 18 फीट लॉन्ग होती है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू जंप ओवर यूजिंग द राइट हैंड एज सपोर्ट। राइट हैंड वाले जो राइट हैंड वॉल्ट है उस पर राइट हैंड से, और लेफ्ट वाला है तो उससे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। सपोर्ट ऑन द बीम फ्लोइंग बोथ लेग अप एंड जंप अक्रॉस। रैंप क्या होता है, इट इज ए 15 फीट लॉन्ग। कितने फीट है, 15 फीट लॉन्ग है, 18 फीट वाइड है, 4.5 फीट हाई और स्लोपी है। इसके ऊपर क्या है, क्रॉसिंग के लिए इसको क्रॉल करके जाना होता है, ठीक है, उसके बाद जंप करना होता है। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, जलियांवाला बाग, ये हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्या पता आए क्या पता नहीं, लेकिन ये इसका चांस बहुत ज्यादा रहता है। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। और ये कहाँ पे है, पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड एज द ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी। किस दिन यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग एडजस्ट टू गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के ये बगल में है, कहाँ पे, अमृतसर में है। इंडियन कोस्ट लाइन टच 9 स्टेट। कितनी स्टेट को टच करती है कोस्ट लाइन, 9 स्टेट को। और ये 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो इंडिया का कोस्ट लाइन बॉर्डर है वो 7th लार्जेस्ट है। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन लाइव अलोंग द कोस्ट लाइन। 3 of our metropolitan cities are on the coast। सारे वार हमारे हुए हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हुए हैं, कोस्ट पे कोई वार हुआ नहीं है शायद। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र क्या है, पीस टाइम पे है। अशोक चक्र क्या है, और परमवीर चक्र क्या है, ठीक है। परमवीर चक्र क्या है, वार टाइम का है। अशोक चक्र क्या है, पीस टाइम का है। अगर मान लो कोई एनसीसी का कैडेट वार हो जाए, और एनसीसी का कैडेट अभी मान लो 2026 में वार हो जाए, और एनसीसी का कैडेट मान लो खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, मान लो शहीद हो जाए, तो उसको क्या परमवीर चक्र मिलेगा, कौन सा चक्र मिलेगा उसको, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा मिल सकता है उसको, चलो देख लेना आप। हार्ट अटैक मेडिसिन। हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो आप क्या करोगे, क्या 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 देंगे हार्ट अटैक में, है? चलो देखते हैं आगे, देख बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं फ्रैक्चर। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल और क्लोज्ड। इन दिस टाइप द ब्रोकन बोन्स आर कवर्ड विद स्किन and there is no open wound. Compound or open. In this type, skin covering the fracture is broken or ruptured and sometimes the broken piece may protrude through it, मतलब बाहर निकला हो सकता है। Complicated, the broken bones damage the underlying structure like blood vessel, nerves, lungs, brains। यानी कोई भी हमारा जो पार्ट है उसके अंदर टूटी हुई जो बोन्स है उसके अंदर घुस जाएगी, उसको भी डैमेज कर देगी। हड्डी तो टूटेगी, एक दो हमारा कंपोनेंट जो पार्ट है अंदर से उसको भी डैमेज कर देगी, वो है कॉम्प्लिकेटेड। नेम ऑफ वैक्सीनेशन डिसीज क्या क्या है, रेबीपुर किसके लिए, रेबीज के लिए। इंजेक्शन कौन सा है, टैब को इसके लिए, टाइफाइड के लिए। इंजेक्शन हेपेटाइटिस किसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। इंजेक्शन टीटी टेटनस के लिए। ओरल जो ड्रॉप है वो किसके लिए, पोलियो के लिए है।
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, जब हम छींकते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ स्मॉल ड्रॉप ऑफ या वाटर की निकलती है, और उसके थ्रू अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हमारे जो इन्फेक्शन है वो किसी और को हो सकता है। दीज आर दो डिसीज विच आर कम्युनिकेटेड और ट्रांसफर्ड थ्रू जर्म विच आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द नोज, थ्रोट और लंग्स इन द एयर इन स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और इवन व्हिल टॉकिंग। इन तीनों में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। अगर वो किसी को अटैक करेंगे तो वो भी क्या इन्फेक्टेड हो जाएगा। हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या होता है, एस्प्रिन देते हैं, ठीक है, विच रिड्यूस ब्लड क्लोटिंग। उससे क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग ये रिड्यूस होती है, वो खून को पतला करने के काम आते हैं। दस मेंटेनिंग ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी। अल्टरनेटिव द पेशेंट कैन टेक नाइट्रोग्लिसरीन इफ प्रेस्क्राइब्ड अंडर एन अनकॉन्शियस स्टेट बिगिनिंग सीपीआर इमीडिएटली। अगर उसके सांस नहीं आ रही है, हार्ट अटैक हो गया, सांस नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, सीपीआर भी दे देंगे। विटामिन ए किसमें होता है और उससे क्या क्या बीमारी होती है। विटामिन ए किसमें होता है, कैरेट में होता है, ठीक है, स्पिनच में होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है, लीवर फिश इसमें होता है। और ये अगर नहीं होता तो इससे कौन सी बीमारी हो, सफर फ्रॉम जेरोपथालमिया, ए सीरीज ऑफ आई डिसऑर्डर, ठीक है। आंख की जो बीमारी होती है वो किससे होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी होती है, बेरी की बीमारी होते हैं। और इससे क्या होता है, वीक मसल हो जाती है, सेवरल वेट लॉस हो जाता है। विटामिन बी6 की कमी, लैक ऑफ विटामिन डी कॉज डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया एंड सर्टेन स्किन डिसऑर्डर। बेसिक एनीमिया होगा और जो स्किन की डिसऑर्डर वो हो सकता है। क्रैक अराउंड द माउथ, इट कैन आल्सो लीड टू डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन। विटामिन बी12 के है, लैक ऑफ विटामिन बी12 कॉज pernicious anemia, other disease related to breast muscle and nerve paralysis, extreme fatigue, dementia and depression। ये सब हो सकते हैं विटामिन बी12 की कमी से। सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्वेलिंग इन जॉइंट, ब्लीडिंग इन गम। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन्स होते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, किस काम आता है विटामिन के, इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन। जो ब्लड का थक्का बनता है, जब चोट लग जाती है ब्लड बहता रहता है तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है ना, क्लोट बन जाता है। वो किससे बनता है, विटामिन के की वजह से बनता है। इट्स डेफिशिएंसी इज कॉमन इन इन्फेंट एंड लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू द इनएबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। अगर ये कमी है तो खून बहता ही रहेगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP 2014 was launched by Ministry of Rural Development, Central Government on 14 November 2004। एनजीओ के टाइप कितने हैं, क्या क्या है। इंगो स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एनजीओ। बिंगो क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल एनजीओ। रिंगो क्या है, रिलीजियस इंटरनेशनल एनजीओ। इनको क्या, इन्वायरमेंटल एनजीओ। इट इज द यंग चिल्ड्रन इन द, कौन से ये आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 5 to 12 ईयर ऑफ एज का होता है जो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहता है। फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज। ये देखते हैं, फिजिकल अब्यूज में 2 out of every 3 चिल्ड्रन वर फिजिकली अब्यूज। कितने हैं, 2 out of 3। आउट ऑफ 69% चिल्ड्रन फिजिकली अब्यूज। कितने हैं, 69% फिजिकली अब्यूज है, उनमें से 54 क्या है, बॉयज है। और 50% चिल्ड्रन वर बीइंग सब्जेक्टेड टू वन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल अब्यूज। ये ध्यान रखना है। ये 54, 69 में से 54 बॉयज है। 88 चिल्ड्रन वर फिजिकली अब्यूज्ड बाय पेरेंट्स। 88% फिजिकली अब्यूज बाय कितने हैं, यानी मारपीट कौन करते हैं, पेरेंट्स। 65% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रिपोर्टेड फेसिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट। कितने हैं, 65%। जो उसके सीनियर या एनसीसी में
थर्ड वाले सेकंड वाले को रगड़ते हैं वैसे ही। सेक्सुअल अब्यूज में क्या है, 53% ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टिंग हैविंग फेस्ड वन और मोर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। कितने, 53% है। 21% child respond reported facing several form of sexual abuse and 50% other form of sexual abuse। ठीक है, तो कितने हैं, 53 है इसमें सेक्सुअल अब्यूज के लिए। इमोशनल अब्यूज क्या है, 83% ऑफ केस पेरेंट वर द अब्यूजर। 83% कितने हैं, जो पेरेंट से अब्यूज करते हैं। 48% जो लड़कियां हैं, 48% वो चाहते हैं कि हम काश लड़के होते, है ना। चलो ये थी आज की वीडियो। इसमें जो पहले वीडियो में नहीं बताया गया था वो सब है, ठीक है। सिर्फ इसके बेस पे पास नहीं हो सकते हो। जो पहले वाली है 2-3 वीडियो, वो तीनों चारों देख लोगे तो आपके ए ग्रेड आ सकती है, ठीक है। तो ये 3-4 वीडियो देख लेना अगर आपको ए ग्रेड लानी है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।